व्हाट द फक। इस स्टोरी ने मुझे बिलीव करा दिया है कि हम इंसान इस अर्थ पे अकेले तो नहीं आए, क्योंकि इस केस के बारे में जानने के बाद मैं पक्का श्योर हो गया था कि हम सारे इंसानों के बीच में कुछ ऐसे हैवान हैं जिनके बारे में जान के किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। हमने इस चैनल पे कुछ ऐसे ही हैवानों के बारे में बात कर रखी है, जैसे योसेफ फ्रित्जेल या फिर पीटर स्कली। और पीटर स्कली और योसेफ फ्रित्जेल की स्टोरी सुन के ऐसा लगता है कि ये पीक होगा हैवानियत का, कि कोई इंसान कितना ही नीचे गिर सकता है, कितनी ही घटिया हरकतें कर सकता है। आई थिंक हम सबको लगा होगा इन दोनों की स्टोरी सुन के कि भाई ये तो पीक है। लेकिन इन दोनों के बाद मेरे सामने एक ऐसा नाम आया जिसकी स्टोरी जानने के बाद मुझे ऐसा लगा, या फिर तुम्हें भी ऐसा लग सकता है कि इस इंसान में इंसानियत है भी क्या, इस इंसान को इंसानियत का कॉन्सेप्ट भी पता है। इस स्टोरी में जब भी तुम्हें लगेगा कि व्हाट द फक, कि ये तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये मैंने क्या सुन लिया है, और जैसे ही तुम्हें लगेगा कि ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, उसी मोमेंट पे ये स्टोरी और ज़्यादा डिस्गस्टिंग, और ज़्यादा टेरिफाइंग और ज़्यादा हॉरिफाइंग हो जाएगी। ये स्टोरी कुछ ऐसी है। आज तुम कुछ ऐसी बातें सुनने वाले हो जिसके बाद तुम्हारा मन ख़राब हो सकता है, तुम्हें उल्टी आ सकती है, तुम्हारा जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो ये वीडियो अपने रिस्क पे देखना। आज वाली स्टोरी एक सिंपल ट्रू क्राइम स्टोरी नहीं है, इट्स बियॉन्ड दैट, और ये बात तुम्हें वीडियो के एंड तक खुद समझ आ जाएगी। आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने अपनी कन्विंसिंग पावर्स को यूज करके एक बहुत बड़ा कल्ट बनाया, लेकिन आगे चल के उसी कल्ट के मेंबर्स को फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली हर तरीके से। आज की स्टोरी सुनने के बाद तुम इस कल्ट लीडर को इंसान बोलने से ही कतराओगे। इस कल्ट लीडर का जो चार्म था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि कोई भी औरत जो इस कल्ट में थी वो इस आदमी का अटेंशन चाहती थी। जितनी भी औरतें इस कल्ट में थी उन सबको इस कल्ट लीडर का अटेंशन चाहिए था ऑल द टाइम। ये कल्ट कुछ 8 से 10 लोगों से शुरू हुआ था, लेकिन टाइम के साथ साथ अपने आप में ही अपने ही मेंबर्स के बीच रिप्रोड्यूस कर करके इस कल्ट के अंदर कम से कम 20 से 22 बच्चे ऐड हो गए थे। लेकिन उन बच्चों पे भी सेम लेवल का असॉल्ट और अब्यूज़ हो रहा था जो कल्ट मेंबर्स पे होता था। हर कल्ट एक रीज़न से शुरू होता है और बंद भी एक ना एक रीज़न से ही होता है, और वो बंद होने वाला रीज़न यूजुअली अच्छा नहीं होता है। ये कल्ट्स कभी भी अच्छे नोट पे बंद नहीं होते। एंड जिस कल्ट के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ उसका भी सेम केस था। जब ये कल्ट बंद हुआ तो 1987 के टाइम जितने भी बच्चे थे इस कल्ट में उनको एक फॉस्टर होम में डाला गया, और फॉस्टर होम में डालने के बाद इन बच्चों ने जो जो बातें बताई हैं कि उस कल्ट में क्या होता था, वो सुनने के बाद जितने भी लोग उस फॉस्टर होम में थे, साथ ही साथ जो पुलिस के लोग इन्वॉल्व थे इस केस में, उन सब की रूह कांप गई थी। किसी भी बात पे किसी भी कल्ट मेंबर का हाथ काट देना, किसी मेंबर की इंटेस्टाइन्स निकाल के उसको प्राइज्ड पोजीशन की तरह रखना, पूरे के पूरे कल्ट के साथ फिजिकल रिलेशंस होना, अपनी ही बीवी और अपने ही बच्चों को लिटा के उनके ऊपर यूरिनेट एंड डेफिकेट करना, और उन्हीं लोगों को बाद में टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करना खुद को साफ करने के लिए, अपनी बीवियों के साथ साथ अपने बच्चों को भी करना, बेल्ट और हैमर से मारना, और हर एक मेंबर को लेके इंडिविजुअली उनका एक एक बाल पकड़ के उखाड़ना। ये सारी बातें उन्हीं बच्चों ने बताई थी जिनको बाद में फॉस्टर होम में डाला गया था। जब इन बातों की डिटेल्स में तुम घुसते हो तो ये बातें इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी कि उस टाइम पे एक लेडी थी जो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जॉर्जिया ब्राउन। एंड कल्ट की पूरी डिटेल्स जानने के बाद जॉर्जिया ब्राउन इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि शी कमिटेड। ये है कनाडा का रॉक थेरियोल्ड, एंट हिल किड्स का लीडर, जिसने बाकी के सारे असॉल्ट्स के साथ साथ सिर्फ अपने फन के लिए सर्जरीज भी करी थी अपने ही कल्ट वाले लोगों पे, वो भी विदाउट एनी मेडिकल नॉलेज या फिर एनी मेडिकल सर्टिफिकेट। लेकिन सवाल एक ही आता है कि ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। रॉक बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, और उसने पढ़ाई कुछ 7th क्लास तक करी थी, लेकिन कम पैसे होने की वजह से एंड अदर प्रॉब्लम्स की वजह से, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसने स्कूल वहीं छोड़ दिया था। लेकिन 7th क्लास में स्कूल छोड़ने के बाद रॉक ने बाइबल पढ़नी शुरू करी। मच लेटर इन द फ्यूचर रॉक ने पुलिस को एक बात बताई थी कि बचपन में उसके घर का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसके पापा 7 बच्चों को इंक्लूडिंग रॉक उन सबको
करते थे एंड अब्यूज करते थे, मारते थे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी इस पूरे केस की तो पुलिस ने ये चीज पकड़ी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। एंड साथ ही साथ जब रॉक के नेबर से भी पूछा गया तो उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। जब रॉक 20 साल का हुआ तो उसने फ्रांसिन ग्रीनर से शादी करी। वो दोनों मॉन्ट्रियल शिफ्ट हो गए और उनके 2 बच्चे थे, रॉक जूनियर एंड फ्रैंकोइस। अपनी शादी के थोड़े टाइम बाद ही रॉक वॉज डायग्नोस्ड विद अल्सर्स होने के टाइम पे और उसके ट्रीटमेंट के टाइम पे रॉक काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहता था और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। जब भी किसी इंसान को अल्सर्स होता है तो उसकी कुछ सर्जरीज होती हैं, लेकिन जब रॉक की सर्जरीज हुई थी अल्सर्स वाली ही, तो कुछ गलतियों की वजह से जो सर्जन था उससे कुछ गलतियाँ हो गई थी और उन्हीं गलतियों को ठीक करने में और वापस रिकवर करने में रॉक को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन ले रहा था और बार बार टेस्ट करा रहा था, लेकिन इसी टाइम पे रॉक के अंदर एक फैसिनेशन बढ़ना शुरू हो गया था फॉर सर्जरीज एंड मेडिसिन। साथ साथ रॉक को एनाटॉमी से तो प्यार ही हो गया था। रॉक अपनी फैमिली के साथ वापस थेटफोर्ड माइंस चला गया और वहाँ पे वुड वर्किंग स्किल्स सीखने लगा और काम का बहाना लगा के क्यूबेक सिटी ट्रैवल करने लगा, जहाँ वो गिजेल से मिलता था। रॉक गिजेल से मिलता था, ही वॉज चीटिंग ऑन हिज वाइफ। गिजेल के पीछे भागते भागते रॉक ने काम छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब किसी भी इंसान की फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब होती हैं तो सबसे पहले उसका घर जाता है, और रॉक के साथ भी यही हुआ था। उसका घर चला गया था एंड साथ ही साथ जो उसकी वाइफ थी उसने भी रॉक को डिवोर्स दे दिया। फ्रांसिन ग्रीनर से डिवोर्स होने के बाद अब तो रॉक एकदम फ्री था और वो कभी भी जाके गिजेल से मिल सकता था। उसके बाद रॉक गिजेल के साथ रहने लगा और उसने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे उसने लेट टीनेज मतलब 15 से 18 साल वाले लोग एंड साथ साथ अर्ली 20s वाले लोगों का एक ग्रुप बना लिया, जिसमें ज़्यादातर फीमेल्स थी। और ये जो पूरा ग्रुप था, ये सारे लोग मोस्टली अपना टाइम गिजेल के घर पे स्पेंड करते थे। 1977 में रॉक और उसके ग्रुप ने एक एडवेंटिस्ट रिट्रीट को अटेंड करा, जहां से उनके एंटी स्मोकिंग वर्कशॉप के अंदर 2 और फीमेल्स ऐड हो गई थी। रॉक और उसके ग्रुप ने एक अपना अलग एक ग्रुप बना लिया था, बड़ा ग्रुप बना लिया था जो एंटी स्मोकिंग प्रमोट करता था। रॉक ने एक चीज़ क्लेम करी कि जब वो इस रिट्रीट पे गया हुआ था तो वो एक पहाड़ पे हाइकिंग कर रहा था और हाइकिंग करते करते उसे एक विजन आया। जहाँ पे रॉक खड़ा था उसको वहीं खड़े खड़े आसमान के अंदर एक वाइट लाइट दिखी और वहाँ से उसे गॉड की आवाज़ आई थी और उसे वहाँ पे ये समझ आया कि जिस जगह पे वो खड़ा है वो एक होली प्लेस है। और यहीं से रॉक का खुद को गॉड्स मैसेंजर बताने का मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ था। और वहीं से जो रॉक का एंटी स्मोकिंग क्लब था उसके थ्रू रॉक के काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ने लग गए थे, जो ये बिलीव करते थे कि जो भी रॉक बोलता है वो सही बोलता है। रॉक के करिश्मा ने उसे कुछ 8 मेंबर्स ऐसे दिए थे जो लिव इन में रह सकते थे, जो मतलब साथ रह सकते थे रॉक के। और इन सारे लोगों ने, रॉक ने और इन्हीं 8 लोगों ने एक क्लिनिक स्टार्ट करा जिसका मोटिव था हेल्दी लिविंग प्रमोट करना। आई नो दिस साउंड्स वेरी स्टूपिड, बट वो लोग बिलीव करते थे रॉक को, तो उन्होंने एक हेल्दी लिविंग क्लिनिक स्टार्ट करा। रॉक का करिश्मा इस लेवल पे था कि ये जो सारे लोग थे जो रॉक के पीछे पागल थे, जो बिलीव करते थे रॉक में, इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने तो अपने एसेट्स बेच दिए और जो एसेट्स बेचने के बाद पैसा आता वो सारा का सारा क्लिनिक में दे दिया कि रॉक का क्लिनिक डेवलप होगा। लोगों ने अपनी सालों सालों की सेविंग्स निकाल के रॉक को दे दी थी कि वो अपना क्लिनिक अच्छे से बना पाए, अच्छे से स्टैब्लिश कर पाए। किस लेवल का करिश्मा होगा रॉक का तुम खुद सोच सकते हो। और सबसे क्रेजी बात तो यहाँ पे ये थी कि इन्हीं सब लोगों में से एक औरत थी जिसने अपना बच्चा फॉस्टर में डाल दिया, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर वो बच्चा पालेगी तो ज़्यादा पैसा वहाँ खर्च होगा, वो वही पैसा रॉक को देना पसंद करेगी फॉर द क्लिनिक। तुम यहाँ से समझ सकते हो कि रॉक की मैनिपुलेशन कितनी पावरफुल थी, कि वो किस लेवल पे लोगों को बेवकूफ़ बनाता था कि लोग अपनी सेविंग्स, अपने एसेट्स वगैरह सब कुछ रॉक को दे रहे थे। ये जो पूरा हेल्दी लिविंग वाला क्लिनिक बनाया था रॉक और उसके फॉलोअर्स ने, उसका पूरा एम ये था कि लोग ऑर्गेनिक खाना खाएं और स्मोक ना करें, ड्रिंक ना करें और एक हेल्दी लाइफ जिए। उस क्लिनिक में जितने भी लोग आते थे वो रॉक की बातें सुन के और रॉक के जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स थे उन सब के बारे में जान के बहुत इंप्रेस होते थे रॉक से। लोग वहाँ पे रॉक के डीप स्टेयर्स, मतलब बात करते करते एकदम आंख में आंख डाल के देखना,
उस डीप स्टेयर से और उसकी डीप नॉलेज से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते थे। जब नए लोग आते थे क्लिनिक में तो रॉक उनके सामने बैठ के कुछ 3-4 हैवी वर्ड्स बोल देता था और उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके कुछ ना कुछ कहानी बना के उनको सुनाता था और वो सारे इम्प्रेस हो जाते थे इस लेवल पे कि उनको लगता था कि ये क्लिनिक ज्वाइन करना उनकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। लेकिन उन सारी बातों का कोई पॉइंट नहीं था, वो एकदम बेतुकी बातें थी। लेकिन रॉक के पूरी माइंड कंट्रोल की जर्नी में उसका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता था। धीरे धीरे करके और ज़्यादा लोग क्लिनिक में ज्वाइन करने लगे और ज़्यादा लोग अपना पैसा क्लिनिक में देने लगे और ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, एसेट्स को बेच के क्लिनिक को बढ़ाने लगे। उस पूरे ग्रुप में, उस पूरे क्लिनिक में बहुत सारी औरतें थी जिनको रॉक का अटेंशन पूरे टाइम चाहिए था क्योंकि रॉक का करिश्मा ऐसा था। तो वो सारी लेडीज़ कंटिन्यूसली रॉक के अराउंड घूमती रहती थी और उसके अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करती थी। एंड ये चीज़ गिजेल को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो गिजेल ने रॉक को बोला कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होते ही गिजेल की एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ गई रॉक से। लेकिन जब उनकी शादी हुई, जैसे ही उनकी शादी कंप्लीट हुई, रॉक ने गिजेल को बोला कि तुम गाड़ी में पीछे बैठो और बाकी सारी अपनी फीमेल फॉलोअर्स को उसने फ्रंट सीट पे बिठा दिया एक साथ। और पूरे रास्ते वापस जाते जाते उसने उन सारी फॉलोअर्स से फ्लर्ट करा। गिजेल को उसके मुंह पे दिखा दिया गया था कि उसकी वैल्यू क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसको सीधा सीधा रॉक ने ये दिखा दिया था कि शादी होने के बाद भी वो बाकी लोगों पे भी ध्यान देगा और उसके लिए गिजेल शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। एक दिन एक बहुत ही ज़्यादा परेशान आदमी आया क्लिनिक में। और वो परेशान क्यों था? क्योंकि उसकी वाइफ को लुकीमिया था। रॉक ने बोला कि वो उसकी वाइफ को एग्जामिन करेगा। रॉक उस आदमी की वाइफ को और उस आदमी को हॉस्पिटल ले गया। लेकिन वहाँ पे जाके जब डॉक्टर्स और नर्सेज ने उस आदमी की वाइफ को, जिसको लुकीमिया था, उसको देखा और उसको ट्रीट करना शुरू करा, तो सीधा सीधा वहाँ पे रॉक ने अक्यूज करना शुरू कर दिया पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को कि ये सारा जो स्टाफ है वो उस औरत का ढंग से ध्यान नहीं रख रहे हैं। रॉक ने बोला कि पूरे हॉस्पिटल स्टाफ में से किसी को भी इस औरत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। रॉक ने उस लेडी को, जिसको लुकीमिया था, उसको हॉस्पिटल में से निकाल के अपने क्लिनिक में भर्ती कर दिया। रॉक ने बोला कि उस लेडी को सिर्फ ग्रेप जूस और ऑर्गेनिक फूड की ज़रूरत है और वो ठीक हो जाएगी, एक लुकीमिया पेशेंट को। एंड ऑब्वियसली शी डाइड। और इस पूरे केस के वजह से पुलिस का अटेंशन भी आ गया था इस पूरे ग्रुप पे। इन सारे इंसिडेंट्स की खबर फैलने लग गई थी और जितने भी चर्चेस थे जिनसे रॉक एसोसिएटेड था या लिंक था, उन सारे चर्चेस ने रॉक को निकाल दिया। और इस चीज को रॉक ने एक साइन की तरह लिया कि अब जो रॉक का माइंड कंट्रोल का लेवल है उसको उस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा और अपने माइंड कंट्रोल और कन्विंसिंग स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। रॉक की उसके कल्ट के अंदर हर एक फीमेल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशंस थे, हर एक फीमेल के साथ। और इस चीज की वजह से जो पूरा एटमॉस्फेयर था कल्ट का ना, वो थोड़ा क्रीपी होने लग गया था। तो अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए रॉक ने कमांड दिया कि जितनी भी औरतें हैं कल्ट में, उन सब की अलग अलग मेल पार्टनर्स से जो उसी कल्ट में है उनके साथ शादी करा दी जाए। और ये सारी शादियां लीगल भी नहीं थी। रॉक ने सबकी शादियां कराई, वो भी फेक रिचुअल्स के साथ। और इन सारी शादियों का एक ही एसेंस था कि जो औरत है वो मर्द की बात सुनने के लिए ही बनी है और उसको ओबे करने के लिए ही बनी है। सारी शादियों का यही एसेंस था। गिजेल की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि दिस वाज नॉट द मैरिज जो उसने एक्सपेक्ट करी थी। शी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि अब उनकी शादी के अंदर 10 से 20 लोग और ऐड हो गए थे और उनके अंदर एक और एडिशन हुआ, एक अनबॉर्न चाइल्ड का। गिजेल वाज प्रेग्नेंट विद रॉक्स किड। एक दिन गिजेल ने रॉक को बोला कि ये ग्रुप तोड़ दो, दिस इज नॉट फाइन। वो इस चीज से फाइन नहीं थी कि उसके मैरिज के अंदर और भी लोग इन्वॉल्व हो। और जैसे ही उसने ये चीज रॉक को बोली, रॉक ने कुछ ऐसा करा जो गिजेल ने कभी नहीं सोचा था। रॉक ने सीधा गिजेल को मुंह पे पंच करा। उसने गिजेल का मुंह तोड़ दिया था और उसके बाद उसने गिजेल को उठा के एक कमरे के अंदर फेंक दिया और उस कमरे को बंद कर दिया फॉर 2 days। 2 दिन के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को रॉक ने सीधा सीधा एक कमरे में बंद कर दिया था विदाउट फूड एंड वाटर। इन सारी हरकतों के वजह से जितने भी चर्चेस थे उन्होंने लिंक तोड़ लिया था रॉक से और साथ ही साथ पुलिस की भी अटेंशन आ गई थी इस पूरे कल्ट पे, इस पूरी क्लिनिक पे जिन्होंने क्लिनिक खोल रखी थी। तो रॉक ने डिसाइड करा कि अब उसे ये हेल्दी लिविंग जो क्लिनिक है उसको बंद करना पड़ेगा और उसको कहीं और जाना पड़ेगा अपने मेंबर्स के साथ।
1978 में रॉक ने फिर से गॉड्स मैसेंजर बन के अपने सारे मेंबर्स को एक बात बोली कि उसको एक विजन आया कि अगले ही साल 1979 में दुनिया खत्म हो जाएगी, अपोकलिप्स शुरू हो जाएगा। और इस अपोकलिप्स को और इस सारे डिस्ट्रक्शन को सिर्फ वही होली लोग सरवाइव करेंगे जिनको रॉक चूज करेगा। रॉक ने बोला कि वही लोग सरवाइव करेंगे जो उसके साथ दूर दराज एक रूरल एरिया में रहेंगे। The level of manipulation was so extreme, it was so extreme कि लोग फॉलो करने लग गए रॉक को और उन्होंने दूर जाके एक सेटलमेंट बना भी ली। यहाँ पे मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था कि उसके फॉलोअर्स की एक तरीके से सोचने की शक्ति ही चली गई थी। उन्हें लगता था जो रॉक बोल रहा है वही सही है। ग्रुप वाले सारे एक साथ एक माउंटेन पे चले गए और वहाँ जाके उन्होंने टेंट्स वगैरह लगाने शुरू कर दिया और साथ में कैबिनेट्स वगैरह और नॉर्मल फर्नीचर और अपना बेसिकली रुकने का एक पूरा तामझाम उन्होंने सेटल करना शुरू कर दिया था। जब ये सारे लोग पूरा टेंट वगैरह लगा रहे थे, एक जगह बना रहे थे जहाँ पे ये सारे रह सके दूर दराज माउंटेन में, जब वो काम कर रहे होते थे तो रॉक आता था और उन पे हंसता था कि देखो कैसे चींटियों की तरह काम कर रहे हैं। और वहीं से इस पूरे कल्ट का नाम आया था, एंट हिल किड्स। इस पॉइंट तक आते आते जो रॉक की पिछले ग्रुप वाली पॉलिसी थी हेल्दी लिविंग वाली की स्मोक नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है, रॉक उनको खुद ही ब्रेक कर चुका था। अब वो खुद स्मोक करता था, खुद ड्रिंक करता था, सबके साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखता था और सबको मैनिपुलेट करता था। और मैनिपुलेशन भी इस लेवल पे कि उस ग्रुप की एक औरत थी, रॉक ने उस औरत को बोला कि दूर एक ग्रोसरी स्टोर है कि वो औरत वहां जाए और उस ग्रोसरी स्टोर के ओनर के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए। बेसिकली उस ग्रोसरी स्टोर के ओनर को लुभाए, उसको पटाए और उसके साथ रहे कि उसको वो जो औरत है जिसको रॉक ने भेजा है वो उस ग्रोसरी स्टोर के ओनर को मैनिपुलेट कर पाए। क्यों? जिससे वो वहां से ग्रोसरीज ला सके फॉर द कल्ट, फॉर द होल ग्रुप। और वो औरत ये सब कुछ कर भी रही थी क्योंकि खाली वो ही एक औरत नहीं थी जो रॉक की सारी बातें सुन रही थी। सारे मेंबर्स ऐसे थे क्योंकि उन सारे मेंबर्स को अब रॉक उनका मसीहा लगने लग गया था क्योंकि वो ही उनको सरवाइव करने में हेल्प करेगा और वो उसे पापा तक बुलाते थे। सारे मेंबर्स उसे रीइंकार्नेशन ऑफ मोसेस बोलने लग गए थे, पापा बोलने लग गए थे। और क्यों ना बोले, क्योंकि वो उन सबको बचाने वाला था अपोकलिप्स से जो अगले साल होने वाला था। एक दिन रॉक ने डिसाइड करा कि जितनी भी फीमेल्स हैं कल्ट की वो सारी रॉक से शादी करेंगी। अब तुम यही सोच रहे होगे कि शादियां तो पहले ही हो गई थी। वो सारी शादियों को जो रॉक ने पहले करवाई थी उन सारी शादियों को रॉक ने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि वो उस कल्ट का लीडर था, वो कुछ भी कर सकता था। उन सारी शादियों को डिस्कार्ड करके रॉक ने सारी फीमेल्स के साथ शादी कर ली। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स एक तरीके से उनकी सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई थी क्योंकि कोई इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहा था। ये सारी चीजें स्मूथली हो गई थी, सबने चुपचाप ये सब कुछ होता हुआ देखा एंड एवरीवन वाज ओके विद इट। जिस साल रॉक और उसके सारे मेंबर्स माइग्रेट करे थे उस माउंटेन पे 1978 में, उसी साल में एक मैसेकर हुआ था, जोन्सटाउन मैसेकर। वो भी एक बहुत खराब सीन था, बहुत खराब चीजें हुई थी उस कल्ट में। जोन्सटाउन मैसेकर की वजह से जो पुलिस थी वो और ज्यादा एक्टिव हो गई थी टुवर्ड्स कल्ट्स एंड ग्रुप्स और इसी वजह से पुलिस का काफी अटेंशन रॉक के कल्ट पे भी जा रहा था। तो उन्होंने रॉक को पकड़ भी लिया था, लेकिन रॉक का जो चार्मिंग नेचर था और फ्रेंडली नेचर था उसको देखते देखते पुलिस को इतना ज्यादा शक नहीं हुआ और रॉक ने खुद बोला कि हमारा कोई कल्ट नहीं है, हर एक इंसान को पूरी फ्रीडम है। और साथ में पुलिस को कोई प्रूफ भी नहीं मिला था कि इनके कल्ट में कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि कोई कुछ बोला ही नहीं था। पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं था, तो इसलिए उन्होंने रॉक को जाने दिया। पुलिस को इस कल्ट में अब्यूज का कोई साइन नहीं मिला था, कोई प्रूफ नहीं मिला था क्योंकि असली अब्यूज तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था। रॉक की ड्रिंकिंग अब बहुत ज्यादा वर्स हो गई थी और इस टाइम तक रॉक की कुछ 8 बीवियां थी और उनसे उसको 26 बच्चे थे जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जब भी रॉक का मन करता था वो एक बच्चे को पकड़ के उसे डेविल बुलाता था और उसको अलग अलग तरीकों से असॉल्ट और अब्यूज करता था। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि इन बच्चों पे सबसे नॉर्मल चीज थी क्योंकि जो बाकी अब्यूज और बाकी असॉल्ट था वो तुम सोच भी नहीं सकते। बच्चों को आग के ऊपर लटकाना, किसी पेड़ पे उल्टा लटका के बाकी बच्चों को बोलना कि उस पर पत्थर मारे, उस एक बेचारे बच्चे पे यूरिनेट करना और बाकी बच्चों को इकट्ठा करके साथ में उसी
विक्टिम चाइल्ड की माँ को साथ में लाके एक ग्रुप बना के उस बच्चे को असॉल्ट करना, उसको मारना, उसको पीटना। और ये सारे असॉल्ट के बाद वो उसी बच्चे की माँ को वो विजुअल दिखाता था कि देखो तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ, देखो कि वो कितना तड़प रहा है। और उस एक बच्चे की माँ तड़पती रहती थी कि मेरे बच्चे के साथ ये मत करो मत करो। और ये सब कुछ देख के रॉक को पावरफुल फील होता था, उसे अच्छा लगता था ये सब देख के। He might take that child, hold it up against a tree trunk and drive in knives on the clothes of the child to pin it against the tree, and then go to the mother of that child and say, I want you to throw these rocks at your children. And if she refused to do it, he would threaten to hurt the child even worse. विमेन को लेके रॉक का माइंडसेट काफ़ी अलग था। वो बिलीव करता था कि एक औरत को वो ही करना चाहिए जो एक मर्द बोले। एंड इन दिस केस जो भी रॉक बोले, वो अपनी सारी वाइफ्स को एक साथ अपने बेड पे लेके जाता था और उनको बोलता था कि मेरे को मसाज करो। लेकिन उस टाइम पे वो सारी वाइफ्स एक दूसरे से लड़ने लग जाती थी फॉर रॉक्स अटेंशन, और रॉक को ये बहुत अच्छा लगता था। रॉक को एक सुपीरियर फीलिंग आती थी ये सब कुछ देख के। एंड सबसे फक्ड अप बात पता है क्या है? वो अपनी वाइफ्स के साथ जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता था, वो सारी एक्टिविटीज उन्हीं के बच्चों के सामने होती थी। उनके बच्चे वो विजुअल देखते थे, और ये सब कुछ होने के बाद वो उन्हीं बच्चों पे और उन्हीं माँओं पे, उन्हीं औरतों पे यूरिनेट एंड डेफिकेट करता था। एंड कुछ कुछ पॉइंट पे तो वो उन सबको बोलता था कि अपने मुंह को यूज करके रॉक को क्लीन करें। हाउ फक्ड अप दिस इज। ये कितना फक्ड अप है, कितना ज्यादा फक्ड अप है। उन सारे बच्चों ने उस कल्ट के बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी, तो उनको ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ नॉर्मल लगता था, क्योंकि उन्हें एक्चुअल नॉर्मल का मीनिंग ही नहीं पता था। जो कोई भी कल्ट मेंबर उस कल्ट को छोड़ने की बात करता था, रॉक सीधा सीधा एक हैमर लेके उनको मारना शुरू कर देता था। और यहां से पनिशमेंट्स और ज्यादा वर्स होती गई, ट्रस्ट मी, इससे भी ज्यादा। वो अपने कल्ट के मेंबर्स को स्लेज हैमर यूज करके अपने ही पैरों को तोड़ने के लिए कहता था। अपने कल्ट मेंबर्स को जलते हुए स्टोव के ऊपर बैठा देता था, और कभी कभी तो कमांड देता था कि गन लेके दूसरे कल्ट मेंबर के कंधे पे शूट कर दो। कल्ट मेंबर्स को एक दूसरे को ही शूट करने के कमांड्स देता था रॉक। एक औरत जो अपने पति और अपने बच्चों की वजह से उस कल्ट में थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, एंड प्रेगनेंसी में ज्यादा भूख लगती है। इस वजह से एक दिन उसने गलती से 2-3 पैनकेक ज्यादा खा लिए, और ये चीज जैसे ही रॉक को पता चली, उसने उस औरत के रिब्स तोड़ दिए। और उसके बाद रॉक ने उसी औरत के पति को बोला कि अपनी बीवी की उंगली काट दे। लेकिन जब वो पति हिचकिचाया तो रॉक ने सीधा सीधा एक चीज बोली, इफ यू वॉन्ट टू बी अ मैन यू हैव टू लर्न हाउ टू टीच योर वुमन अ लेसन। और उसके बाद इन दोनों हस्बैंड वाइफ को रॉक ने मना कर दिया मिलने से या सेक्स करने से। अब इस कल्ट का एक रूल बन गया था कि कोई भी आदमी और औरत एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और एक दूसरे के साथ सेक्स नहीं कर सकते जब तक वहां पे खुद रॉक खड़ा ना हो। Control. He has a control on sexual life also. बिना रॉक के प्रेजेंस के एक आदमी और औरत एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते। रॉक उस कल्ट में बस अपने मजे के लिए रैंडमली खड़ा हो जाता था और ऊपर देख के जोर जोर से चीखने लगता था कि भगवान मेरे से मत कराओ, डोंट मेक मी डू दिस गॉड। वो ऐसी चीजें बोलता था जिससे उसके कल्ट के फॉलोअर्स को ये बिलीव हो जाए कि वो गॉड से बात कर रहा है, और जो कुछ भी रॉक कर रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है, उन्हें असॉल्ट कर रहा है, जो कुछ भी उनके साथ कर रहा है कल्ट में, वो सब कुछ भगवान उससे करा रहे हैं। और इस गॉड्स मैसेंजर वाली आइडेंटिटी को रॉक ने इतनी बखूबी से निभाया था कि कोई भी कल्ट मेंबर उसे क्वेश्चन नहीं करता था, क्योंकि सब बिलीव करने लग गए थे कि भाई दिस इज ट्रू। ये इंसान जो हमारे सामने खड़ा है, जो हमें टॉर्चर कर रहा है, शायद ये एक्चुअली भगवान का तरीका है हमसे बात करने का। सारे कल्ट मेंबर्स इस बात में ट्रूली बिलीव करने लग गए थे कि रॉक ही गॉड्स मैसेंजर है। अब आ गया था जनवरी-फरवरी ऑफ 1979, वो टाइम जिसको रॉक ने बताया था कि इस टाइम पे दुनिया खत्म हो जाएगी, अपोकलिप्स शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो रॉक ने एक बहुत सिंपल सा बहाना दिया कि हम ह्यूमंस के टाइम में और भगवान के टाइम में डिफरेंस होता है, इसलिए आज अपोकलिप्स नहीं आया, लेकिन वो जल्द आएगा। रॉक ने ये बताया कि वो गॉड के टाइम में और ह्यूमन टाइम में डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है, और वो थोड़े टाइम में एक्यूरेट टाइम बताएगा जब अपोकलिप्स आने वाला है। 1980 में एक आदमी था जिसका नाम था गाय।
उसने कल्ट को ज्वाइन करा था और कल्ट को ज्वाइन करने से पहले वो एक मेंटल हॉस्पिटल में था। और जिस टाइम पे गाय ने कल्ट को ज्वाइन करा था उसी टाइम पे जो दोनों बेटे थे रॉक के, जो पहली वाइफ थी जिसने डिवोर्स दे दिया था, उससे जो 2 बेटे थे रॉक जूनियर एंड फ्रैंकोइस, उन दोनों ने भी कल्ट को ज्वाइन कर लिया था। अब जब रॉक के पहले 2 बच्चे कल्ट को ज्वाइन करने वाले थे, जिस दिन ये सब कुछ होने वाला था, रॉक ने एक बहुत बड़ा फंक्शन करवाया, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन कराई। और जितने भी बाकी बीवियों से बच्चे थे रॉक के, जो 8 बीवियों से 26 बच्चे थे रॉक के, वो सब के सब रॉक ने गाय को हैंड ओवर कर दिए कि अब गाय इन सारे बच्चों को संभालेगा। वो इंसान जो खुद एक मेंटल हॉस्पिटल से आया है, वो अब रॉक के बच्चे संभालेगा, क्योंकि रॉक का अब ध्यान अपने खुद के पहले 2 बच्चों पे था। जिस दिन ये पूरी सेलिब्रेशन हुई और ये सारे लोगों ने ज्वाइन करा कल्ट को, उसके अगले दिन सुबह सुबह ही एक खबर आई कि एक बच्चा था सैमुअल, 2 साल का, 2 साल के बच्चे को गाय ने पंच कर दिया उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे। एक फुली ग्रोन अप एडल्ट ने एक 2 साल के बच्चे को पंच करा है और उस पंच की वजह से सैमुअल ने उल्टी करना शुरू कर दिया था। एंड वो पंच इतना जोर से मारा गया था कि सैमुअल को प्रॉब्लम आ रही थी यूरिनेट करने में। तो रॉक ने बोला कि अब मैं इस बच्चे पे ऑपरेट करता हूँ, मैं इसे ठीक करता हूँ। And he beat this child to make it stop crying. And when Rock and the women came back, Rock's decision on how to make this baby better was to circumcise him. रॉक ने उस छोटे से बच्चे का ऑपरेशन कर दिया एंड होना क्या था, सैमुअल डाइड। वो जो 2 साल का बच्चा था उसकी वहीं डेथ हो गई। ये सारी एक स्टोरी थी, लेकिन जो रॉक की सेकंड वाइफ थी गिजेल, उन्होंने एक बुक लिखी थी बाद में जाके, और उस बुक में ये बताया गया था कि जब सैमुअल रोने लगा तो उसका रीज़न मेनली ये नहीं था कि गाय ने उसे पंच करा ये वो, क्योंकि सैमुअल का फेस ऑलरेडी ब्रूज्ड था। उस टाइम पे रॉक ने कमांड दिया था कि इसका यूरिन पास कराने के लिए, उस छोटे बच्चे का यूरिन पास कराने के लिए उसको उसका सर्कमसिजन करना पड़ेगा। और उसका सर्कमसिजन करते हुए जब सर्कमसिजन हुआ तो वो छोटा बच्चा सर्कमसिजन की वजह से नहीं मरा था, लेकिन इसलिए मरा था क्योंकि सर्कमसिजन के टाइम बहुत सारी कॉटन अल्कोहल से भरी हुई उस बच्चे के मुंह के अंदर डाली गई थी। And that little kid died because he choked on alcohol, जो उस कॉटन में था। वो छोटा बच्चा चोकिंग और अल्कोहल पॉइजनिंग से मरा था। सैमुअल की डेथ का जिम्मेदार सीधा सीधा गाय को बना दिया गया। और गाय की पनिशमेंट क्या रखी गई कल्ट में कि गाय का कैस्ट्रेशन करा जाएगा। कल्ट के मेंबर्स ने और रॉक ने गाय को पकड़ा और एक टेबल पे लेटा दिया। एक प्लास्टिक बैंड से लेके उसके टेस्टिकल्स को टाई कर दिया और धीरे धीरे बैक एंड फोर्थ करके एक नाइफ के साथ उसके टेस्टिकल्स को स्लाइस ऑफ कर दिया। कैस्ट्रेशन के बाद जो गाय के वुंड्स थे उसको ट्रीट करा गया विद सॉल्ट वाटर। इस पूरी कैस्ट्रेशन के बाद गाय सर्वाइव्ड, लेकिन सर्वाइव करने के बाद गाय उस कल्ट से भाग गया। रॉक रेडियो पे भी एक्टिव था, उसके पास तरीके थे रेडियो पे जाने के जिसके थ्रू लोग उसे सुन सके। वो वहां पे जाके काफी सारी चीजें बोलता था और पुलिस रॉक को सुनती भी थी, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जिसके थ्रू वो रॉक को अरेस्ट कर सके या और ज्यादा पूछताछ कर सके, क्योंकि कोई इंसान अभी तक ऐसे सामने नहीं आया था जिसने कुछ क्लेम करा हो कि हमने रॉक को करते हुए देखा है कुछ, या फिर किसी ने ऐसा बोला हो कि रॉक हमें तंग कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। देयर वाज नो प्रूफ। लेकिन एक दिन रॉक रेडियो पे गया और उसने रेडियो पे बोलना शुरू करा कि थोड़े टाइम में दुनिया खत्म होने वाली है। एंड दैट वाज द साइन जहाँ पे पुलिस को समझ आ गया था कि अब तो हमें रॉक को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। गाय कल्ट छोड़ के पुलिस के पास गया था और वहाँ पे जो गाय के दावे थे, जो गाय के स्टेटमेंट्स थे और बाकी सारी रिपोर्ट्स को देखने के बाद पुलिस गई रॉक के पास एंड उन्होंने रॉक को, कल्ट के काफ़ी मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया फॉर द डेथ ऑफ सैमुअल। रॉक और उसकी वाइफ पे भी काफ़ी सारे केस फाइल करे गए थे गाय के थ्रू, क्योंकि उन्होंने गाय का कैस्ट्रेशन करा था। बेसिकली हम कहें तो गाय स्निच्ड, बट वो भी क्या करता, उसने सब कुछ इतना फेस करा था और उसने खुद जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दिया कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। इन सब केसेस को लड़ने के बाद एक जजमेंट आई कि रॉक को 2 साल जेल में रहना पड़ेगा। रॉक 2 साल जेल में रहा, लेकिन जिसने ये कंप्लेंट्स फाइल करी थी गाय को वापस वहीं भेज दिया गया, मेंटल हॉस्पिटल, क्योंकि पुलिस ने फिगर आउट कर लिया था कि ये मेंटली नॉर्मल नहीं है इंसान एंड उसको वापस मेंटल हॉस्पिटल में ही होना चाहिए।
जिस टाइम रॉक जेल में था फॉर दोस 2 years काफ़ी सारे लोगों ने कल्ट छोड़ दिया था, लेकिन कुछ फॉलोअर्स ऐसे थे जो फुली कन्विंस थे रॉक की बातों से और उन्होंने रॉक का साथ कभी नहीं छोड़ा। 1984 में यानी 2 साल बाद रॉक केम बैक। जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स थे और रॉक थे उन्होंने बर्न रिवर के पास एक बेकरी खोली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि रॉक जेल के आने के बाद सुधर गया था। पनिशमेंट्स और ज्यादा ब्रूटल होने लग गई थी। एक बार तो उनकी बेकरी में कम सेल्स होने की वजह से रॉक ने अपनी वाइफ गिजेल के दांत तक उखाड़ लिए थे, जिसके बाद गैब्रियल रॉक के पास से भाग गई थी, लेकिन फॉर सम रीजन शी वॉज नॉट एबल टू लिव विदाउट रॉक, तो वो वापस आ गई। रॉक का वो टाइम आ गया था जहां पे रॉक को बस बोलना होता था और उसके एक कमांड पे 20 से 22 लोग रेडी होते थे उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। रॉक को बार बार उन लोगों को दिखाना होता था कि हु इज इन कंट्रोल एंड हु इज इन पावर। तो यही सब कुछ दिखाने के लिए, बेसिकली अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसे अलग अलग टैक्टिक्स यूज करनी पड़ती थी, और ये टैक्टिक्स टाइम के साथ डिस्टर्बिंग होती जा रही थी, डिस्टर्बिंग एंड डिस्गस्टिंग। एक बार तो ऐसे ही गुस्से में रॉक ने एक हंटिंग नाइफ लेके गिजेल पे फेंक दिया था, जो सीधा जाके गिजेल की थाई में लगा, और उसके बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंटिंग नाइफ फेंक के गिजेल को हर्ट करने के बाद सीधा जाके सो गया, लाइक ही डिडंट केयर, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। जब वो सो के उठा तो उसने देखा कि वही वुंड जो उस हंटिंग नाइफ से बना था गिजेल की थाई पे, वो बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो गया। तो रॉक ने क्या करा, उसने अपना पूरा हाथ उस वुंड में डाल दिया और उस वुंड को वापस ओपन कर दिया, और वापस ओपन करके उस वुंड के अंदर रॉक ने गर्म पानी डालना शुरू कर दिया, खौलता हुआ पानी डालना शुरू कर दिया, और पानी डाल के वो एक स्टिक लेके वुंड के अंदर पोक कर रहा। और इस पूरे प्रोसेस में गिजेल 2 बार बेहोश हुई थी। तुम समझ रहे हो कितना फक्ड अप ब्रेन होना चाहिए सब कुछ करने के लिए। एक हफ्ते बाद जब वही वुंड और ज्यादा इन्फेक्ट हो गया था, तो रॉक ने ऑलिव ऑयल और सॉल्ट लेके उस वुंड पे डालना शुरू कर दिया, और अपने ही हाथ से उस वुंड को अंदर से मसाज करते रहा 2 घंटे तक। इसके अलावा रॉक प्लायर्स लेके गिजेल की चेस्ट को स्क्वीज करता रहता था जब तक खून ना आ जाए। रॉक नीडल्स लेके, जो इंजेक्शन वाली नीडल्स होती है, उनको लेता था और उनके अंदर इंजेक्शंस में कुछ भी केमिकल लिक्विड फिल करके अपने कल्ट के मेंबर्स को इंजेक्ट करता था, और इंजेक्ट करने के बाद वो उन्हीं नीडल्स को स्किन के अंदर ही तोड़ देता था। रॉक टॉर्चेस लेके अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट्स को जला देता था, और कल्ट के मेंबर्स की कभी उंगलियां काट देता था और उनको मजबूर करता था कि वो एक दूसरे को शूट कर दें। एक दिन काम खत्म करने के बाद गैब्रियल ने नोटिस करा कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। इट वॉज हर यूट्रस। वो बाहर आ चुका था। जो चीज बॉडी के अंदर होनी चाहिए थी वो गैब्रियल की बॉडी के 3 इंच तक बाहर आ चुकी थी। जब उसने रॉक को ये चीज बताई तो रॉक ने सीधा एक पंच मार दिया उसके प्राइवेट पार्ट पे, जिससे जो यूट्रस बाहर आ रहा है वो उसको अंदर कर सके, बट दैट डिडंट वर्क। और उसके बाद रॉक ने यूट्रस पे एक स्ट्रिंग बांध के उसको बाहर खींचने की कोशिश करी, बॉडी के बाहर खींचने लग गया रॉक उसे। व्हाट द फक, व्हाट द एक्चुअल फक। मेरी खुद की हालत खराब हो रही है स्टोरी सुनाते हुए। आई कांट बिलीव कि कोई कर सकता है भाई ऐसा। आई कैन नॉट बिलीव दिस शिट। मुझे ये सब बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है, एंड आई कैन नॉट बिलीव दिस कि ये जो भी औरतें थी उस कल्ट में, ये सब कुछ झेलने के बाद वो कैसे भाग के वापस आ जाती थी इसी हेल में। आई डोंट गेट इट। एक आदमी का मैनिपुलेशन, एक आदमी का चार्म किस लेवल पर हो सकता है कि भाई एक इंसान का दिमाग ही चलना बंद हो जाए। इस लेवल पे टॉर्चर देखने के बाद जो भी औरतें थी उस कल्ट, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर फ्रीजिंग टेम्परेचर में छोड़ आती थी कि ये बच्चे ठंड में जम के मर जाएं, ये इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू जो रॉक इनके साथ कर सकता है। उन माओ को ये लगता था कि इन छोटे बच्चों के लिए ये फ्रीजिंग डेथ ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू द असॉल्ट जो वो रॉक के साथ फेस कर सकते थे। ये सब कुछ होने के बाद भी वो औरतें रॉक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पता नहीं इन औरतों का शायद रिलेशनशिप्स की तरफ माइंडसेट गलत था, या फिर इनको शायद पता ही नहीं था कि इस कल्ट से बाहर निकलने के बाद जाना क्या है और करना क्या है। मे बी दैट्स व्हाई ये कभी इस कल्ट को लीव ही नहीं करती थी, ये भाग ही नहीं पाती थी।
लेकिन एक दिन एक औरत ने हिम्मत करी और उसने बोला कि आई एम डन विद दिस, आई कैन नॉट लिव हियर, दिस इज नॉट लिविंग, ये टॉर्चर है एंड आई कैन नॉट गेट टॉर्चर्ड एवरी डे। और उसने जाके सीधा सीधा रॉक को बोल दिया कि आई वांट टू लीव, आई एम नॉट गोना लिव हियर, ये सब बकवास है, ये टॉर्चर है, मेरे को यहाँ नहीं रहना। रॉक ने उसे परमिशन दे दी। रॉक ने बोला कि तुम्हें कल्ट छोड़ना है छोड़ दो, दैट्स फाइन, लेकिन जो तुम्हारी 8 साल की बेटी है उसको यहाँ छोड़ के जाओ, क्योंकि रॉक उस 8 साल की बच्ची के साथ शादी करना चाहता था। इमेजिन द ट्रॉमा जो उस माँ ने फेस करा होगा उस टाइम। एक सुबह एक मेंबर थी क्लाउड, उसका नाम था क्लाउड, उसके ऊपर रॉक को बहुत गुस्सा आ गया फॉर सम रीजन। तो रॉक ने एक लंबा सा इलास्टिक बैंड लेके उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर नॉट लगा दी, और वो नॉट इतनी टाइट थी कि उस औरत के प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो ही रुक गया, जिसकी वजह से वो पूरा पार्ट स्वेल कर गया था एंड साथ ही साथ इन्फेक्ट हो गया था। स्वेलिंग होने के बाद रॉक ने खुद फिजिकली उस लड़की के प्राइवेट पार्ट को काट दिया और खुद अपने हाथ से उसके अंदर जाके इन्फेक्टेड पार्ट को बाहर निकाल लिया। एंड उसके बाद जो वो पूरा वूंड था उसको सील करने के लिए गरम लोहा लगा दिया। एक एक्सट्रीमली गरम सरिये को यूज करा गया उस औरत के वूंड को सील करने के लिए। अब रॉक कोई कन्विंसिंग गेम नहीं खेलता था कि वो भगवान का मैसेंजर है या ऐसा कुछ। अब उसके दिमाग में एक नया गेम आ गया था इन सब के साथ खेलने के लिए। वो सबके साथ डॉक्टर खेलने लग गया था। लाइक ही वाज ऑपरेटिंग ऑन एवरीवन एंड सबसे फक्ड अप वेज में जो हम सोच भी नहीं सकते। सर्जन प्ले करने का रॉक को एक बार और मौका मिला जब उसकी वाइफ सोलांज बॉयलार्ड ने ये कहा कि उसको पेट में दर्द फील हो रहा है काफी दिनों से। एंड रॉक डिसाइडेड कि उसको इस औरत का, उसकी वाइफ का एनेमा करना पड़ेगा। रॉक ने अपनी उसी वाइफ को लेटाया और उसको चोक करना शुरू कर दिया। उसके बाद रॉक ने 3-4 बियर पी और सीधा एक ट्यूब ली जिसको उसने अपनी वाइफ के अंदर इंसर्ट कर दिया और वो उसके बाद अपनी वाइफ के पेट पे पंचेस मारने लगा। रॉक ने फिर अपनी उस वाइफ के मुंह में भी एक ट्यूब डाला और सारे कल्ट मेंबर्स को बोला कि वो उसी पाइप के अंदर फूंक मारे एंड वापस एयर सक करें। और जब इससे रॉक को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो उसने एक बड़ा सा चाकू लिया और अपनी उसी वाइफ के रिब्स के साइड में एक 5 इंच लंबा कट मार दिया। आई एम सॉरी, 5 इंच लंबा नहीं, 5 इंच डीप कट मार दिया। रॉक ने अपना हाथ उसी वूंड के अंदर डाला और उसे जो कुछ भी हाथ में आया वो सब कुछ उसने बाहर निकाल लिया। और जो बाहर निकला था उस वूंड से वो उसकी वाइफ की इंटेस्टाइन थी। दूसरे मेंबर्स ने उस औरत के वूंड को स्टिच करा और रॉक ने उस औरत को बोला कि जाके कोल्ड बाथ ले लो। सोलांज ऑब्वियसली सुबह तक ब्लीड आउट करके मर चुकी थी और सोलांज के लास्ट वर्ड्स थे कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी लाइफ में इतना सफ़र करेगी। रॉक ने सोलांज को जान से मार दिया था, लेकिन इसके बाद भी रॉक ने विक्टिम प्ले करना शुरू कर दिया क्योंकि सोलांज उसकी फेवरेट वाइफ थी। रॉक ने बोलना शुरू कर दिया कि अब उसको भी मरना है क्योंकि सोलांज चली गई। लेकिन वो बोलता था कि उसने काफ़ी कोशिश करी लेकिन हर बार भगवान उसे रोक लेते थे। एंड उसके बाद रॉक ने एक दिन ये बोला कि रॉक खुद बीइंग अ मैन इट्स प्रेग्नेंट और उसके अंदर जो बच्चा है वो सोलांज का रीइंकार्नेशन है। इंसैनिटी एट इट्स पीक कि जितने मेंबर्स हैं उनको एक बार तो समझ आता है कि क्या हो रहा है। हाउ वाज एवरीवन ओके विद एवरीथिंग? आई डोंट गेट इट। ये कैसे हो रहा था? रॉक सोलांज की डेथ के बाद इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि उसने सोलांज की डेड बॉडी को वापस ज़मीन में से निकलवाया एंड जो सोलांज का स्कल था उसको निकाल के उसने सोलांज के स्कल के अंदर एक होल ड्रिल कर एंड रॉक fucked that hole. He was having sex with her skull. वो अपनी बीवी के स्कल के साथ सेक्स कर रहा था बिकॉज उसको उसकी याद आ रही थी। How fucked up is this? रॉक ने सोलांज के बॉडी पार्ट्स जैसे किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन इन सबको निकाल के एक जार में रखा हुआ था एंड रॉक यूज्ड टू मेक आउट विद दोज बॉडी पार्ट्स। अपनी वाइफ के बॉडी पार्ट्स के साथ मेक आउट करता था।
ये स्टोरी मैं सुना रहा हूं एंड आई एम लाइक कि मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है मैं कहां जा चुका हूं, बट ये हुआ है। दिस इज अ रियल स्टोरी, ये असली में हुआ है। कोई इंसान इतना पागल था किसी टाइम पे और उसके फॉलोअर्स भी इतने पागल थे कि ये सब कुछ करने दे रहे थे। अब सारे फॉलोअर्स जितने भी कल्ट में थे, इतना सब कुछ होने के बाद उनको ये डर रहता था कि कहीं रॉक ड्रिंक ना कर ले, कि कहीं वो दारू ना पी ले। और जब भी रॉक ड्रिंक करता था, दारू पीता था, नशे में होता था, तो ये सारे मेंबर्स तितर बितर हो जाते थे, जंगलों में कहीं भाग जाते थे, छुप जाते थे। और इसी प्रोसेस में काफी मेंबर्स तो कल्ट से भाग भी गए थे। लेकिन एक औरत जो थी गैब्रियल, वो भागना भी चाहती थी लेकिन वो भाग भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो रॉक के बिना नहीं रह पाती थी। अब मेरे को समझ नहीं आता क्या ऑब्सेशन था, बट दिस वाज द केस कि वो भाग भी नहीं पा रही थी। और इसी रीजन से एक दिन रॉक ने गैब्रियल को ही पकड़ लिया। ड्रिंक करने के बाद रॉक ने गैब्रियल को डाइनिंग टेबल पे बुलाया और गैब्रियल को कहा कि अपना हाथ टेबल पे रखो। रॉक ने सीधा सीधा चाकू उठाया और उसको गैब्रियल के हाथ और टेबल के आर पार कर दिया। गैब्रियल उस टेबल के साथ जुड़ गई थी थ्रू दैट नाइफ और उसका खून वहीं निकलता रहा फॉर 45 मिनट्स। और 45 मिनट्स तक गैब्रियल सामने रॉक को ही देखती रही और सामने रॉक सिर्फ बैठे बैठे ड्रिंक कर रहा था जब गैब्रियल दर्द में चिल्ला रही थी। रॉक ने जब 45 मिनट्स बाद गैब्रियल का हाथ देखा तो वो पूरा नीला पड़ चुका था एंड रॉक को उस टाइम पता था इट्स टाइम फॉर अनदर ऑपरेशन। रॉक ने एक दूसरा चाकू उठाया और गैब्रियल के हाथ पे बेसिकली जो एरिया था उसका शोल्डर और एल्बो के बीच में से उसके हाथ को काटने लग गया। लेकिन वो नाइफ एक कारपेट नाइफ था, तो वो उस नाइफ के साथ बोन को काट नहीं पा रहा था। रॉक ने अपनी बाकी वाइफ्स को बुलाया और बोला कि इसकी बोन को ब्रेक करो, और सबने कोशिश भी करी लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद रॉक की एक वाइफ एक मीट क्लीवर बोलता है थे वो लेके आई एंड उसको यूज करके रॉक ने गैब्रियल का पूरा हाथ अलग कर दिया। काट के गैब्रियल का हाथ पूरी तरीके से काट दिया गया। गैब्रियल ने बाद में चल के इस पूरे केस के बाद एक चीज़ बताई थी कि ये जब सब कुछ हो रहा था तो उसको लिटरली लाइक शी वॉज एबल टू सी गॉड। और उसके बाद उसने जब रॉक को देखा तो उसे पता था कि ये भगवान तो बिल्कुल भी नहीं है, ही इज अ डेविल। गैब्रियल उस दिन के बाद शी सर्वाइव और उस दिन के बाद वो वहां से भाग गई और एक विमेंस शेल्टर में पहुंच गई। लेकिन उस विमेंस शेल्टर में पता है कौन पहुंचा वापस? रॉक गैब्रियल से मिला और उसने बोला कि ही इज अ चेंज्ड मैन नाउ और वो कभी ऐसा दोबारा नहीं करेगा। एंड गैब्रियल भी पता नहीं किस लेवल पे मैनिपुलेटेड थी। शी वाज लाइक ओके रॉक इज अ चेंज्ड मैन। जिस आदमी ने उस औरत का हाथ काट दिया शी वाज लाइक ये आदमी बदल चुका है, मैं वापस आ जाऊंगी। और उसके बाद गैब्रियल वापस आ गई रॉक के पास। जब गैब्रियल वापस आई तो रॉक ने नोटिस करा कि जो गैब्रियल का वुंड है वहां पे जो टिश्यू है, जो कटे हुए हाथ वाले एरिया में जो टिश्यू है वो इन्फेक्ट हो चुका है। तो रॉक ने सिजर्स लेके उन टिश्यूज को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया और उसके बाद रॉक ने गैब्रियल का एक पूरा ब्रेस्ट के साथ, कुल्हाड़ी के साथ काट दिया था, अलग कर दिया था। और ये सब कुछ होने के बाद वो गैब्रियल को उठा के ले गया एक रेस्टोरेंट में, एक चाइनीज रेस्टोरेंट में। क्यों? क्योंकि उसे गैब्रियल को ह्यूमिलिएट करना था। वो उस रेस्टोरेंट में गैब्रियल को ले गया और रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ वो बात करने लगा और उसने क्या बोला कि देखो इसको देखो, इसका एक हाथ नहीं है, देखो इसकी क्या हालत कर रखी है। ये उसने ह्यूमिलिएट करा गैब्रियल को एक रेस्टोरेंट में बिकॉज उसके बॉडी पार्ट्स कटे हुए थे। हाउ फक्ड अप दिस होल थिंग इज। भाई ये कितना ज्यादा फक्ड अप है। रॉक ने जब उस एक्स को यूज करा था गैब्रियल के एक ब्रेस्ट को काटने के लिए, उसने वो एक्स गैब्रियल के सर में भी मारी थी। गैब्रियल के सर में एक बहुत बड़ा कट था, एक बहुत बड़ा वुंड था। जब ये रेस्टोरेंट ह्यूमिलिएशन वाली पूरी चीज हुई गैब्रियल भाग गई और वो भाग के जंगलों में छुप गई और वो 2 दिन तक जंगलों में ही फंसी हुई थी। गैब्रियल जंगलों में छुपने के बाद 2 दिन तक वहीं बेहोश था और जब उसे होश आया था तो उसके सर के अंदर जो वुंड था उसके अंदर कीड़े लग चुके थे और उसके वुंड के अंदर जो इंसेक्ट्स थे उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिया था। जब गैब्रियल हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पे जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा था तो कोई भी डॉक्टर यही पूछता कि ये सब कुछ हुआ कैसे। लेकिन तब भी गैब्रियल रॉक को बचाने के लिए उल्टी सीधी कहानी सुनाने लग गई। उसने कहानियां सुनाई हॉस्पिटल में लेकिन उसके अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि रॉक ने ये सब कुछ करा है।
कोई भी डॉक्टर इस पूरी ट्रीटमेंट के बाद सीधा सीधा पुलिस को ही बुलाता, और इस केस में भी वही हुआ। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस को देख के, पुलिस की बातें सुनने के बाद पुलिस को काफ़ी कन्विंस करना पड़ा गैब्रियल को, और इस पूरी कन्विंसिंग के बाद, पुलिस के आने के बाद, गैब्रियल ने फाइनली पुलिस को सब कुछ सच बताया कि एक्चुअली क्या क्या हुआ है उसके साथ, पूरे कल्ट में क्या क्या चीज़ें चलती थी, और रॉक कैसा इंसान है और वो क्या क्या करता है। और ये सब कुछ जानने के बाद पुलिस सीधा सीधा गई रॉक को पकड़ने, लेकिन जो पूरा कैंप एरिया था वहाँ पे कोई भी नहीं था, सब भाग चुके थे। और पूरे 6 हफ्ते लगे पुलिस को रॉक को ढूंढने में, एंड फाइनली रॉक वॉज अरेस्टेड। सारे मेंबर्स जो हाथ लगे पुलिस के, एंड रॉक को अरेस्ट कर लिया गया, और उस पर काफ़ी सारे केसेस लगे। रॉक के ऊपर सोलांज के 2nd डिग्री मर्डर का केस हुआ, और वहाँ पे रॉक ने खुद एडमिट कर लिया कि हाँ उसने ये सब कुछ करा है। और उसके बाद रॉक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली। ये सब कुछ होने के बाद जब रॉक जेल चला गया, उसके कल्ट की काफ़ी सारी फीमेल मेंबर्स अभी भी रॉक के इंतजार में रहती थी, और वो रॉक से जेल में मिलने भी जाती थी। वो सारी फीमेल्स कॉन्जुगल विजिट्स पे मिलने जाती थी रॉक से। और इस पूरे टाइम में, जिस टाइम वो अभी फाइनल पनिशमेंट में जेल में था, उसके 4 बच्चे भी हो गए थे। 2002 में रॉक को पैरोल के लिए भी रिजेक्शन मिला बिकॉज द रिस्क वॉज टू हाई। 26 फेब 2011 के दिन 63 ईयर रॉक वॉज फाउंड डेड इन हिज जेल सेल। क्यों? क्योंकि जो रॉक का सेलमेट था, 60 साल का मैथ्यू मैकडोनाल्ड, उसने रॉक से फ्रस्ट्रेट होके उसका गला काट दिया। और जब उसने रॉक का गला काटा तो जेल स्टाफ आया, और मैथ्यू मैकडोनाल्ड ने, पता है जेल स्टाफ को क्या बोला? दैट पीस ऑफ शिट इज डाउन ऑन द रेंज, हियर्स द नाइफ, आई हैव स्लाइस्ड हिम अप। लेकिन आखिर में हम देखें तो रॉक था कौन? एक बहुत ही ब्रिलियंट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट इंसान जिसको लोगों को कन्विंस करना आता था और उन्हें यूज करना आता था, या फिर बस एक साइकोटिक क्रिमिनल? दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, इट वॉज अ वेरी पेनफुल वीडियो। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए 4-5 बार मैं रुका हूँ, और मेरे को बिलीव नहीं हुआ है मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज ये केस इतना डिस्गस्टिंग था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम एंड तक पहुंचो भाई, तुम में हिम्मत है। मैंने खुद ये वीडियो 2 टेक्स में रिकॉर्ड करी, मैं नहीं कर पा रहा था बीच में रिकॉर्ड। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।